नमस्कार दोस्तों, वैद्य आईसीएस लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग कुछ करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे पर बात करेंगे। जैसा कि अभी आपने पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स रूल खत्म होने के बाद राष्ट्रपति शासन शुरू हो गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल का प्रावधान है, जिसका अर्थ यह है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राज्य सरकारों को बर्खास्त करके सीधे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में व्यवस्था यह है कि प्रेसिडेंट रूल के पहले गवर्नर्स रूल रहता है। ये गवर्नर्स रूल क्या है? गवर्नर्स रूल या राज्यपाल का शासन दरअसल जम्मू कश्मीर के संविधान से यह नियम लिया गया है। जम्मू कश्मीर का संविधान 1957 में बनकर बना था, पारित हुआ था, और 1957 के इस कॉन्स्टिट्यूशन से जम्मू कश्मीर दो तरीके के संविधानों से शासित होता है। एक हमारा भारत का संविधान और दूसरा जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान। यानी कि देश में यह एकमात्र राज्य है जिसका अपना अलग से खुद का एक संविधान है, जिसे जम्मू कश्मीर की ही संविधान सभा ने बनाया था। और इसी में एक व्यवस्था थी कि जम्मू कश्मीर का जो हेड ऑफ द स्टेट था उसे सदर रियासत कहा जाता था, और यहाँ पर जो हेड ऑफ द मिनिस्टर था उसे वजीर आजम कहा जाता था। यानी कि जो अन्य राज्यों में राज्यपाल या मुख्यमंत्री होते हैं वो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पद नाम से नहीं जाने जाते थे, उन्हें वजीर आजम और सदर रियासत के नाम से जाना जाता था। और इसी के तहत ये व्यवस्था थी कि अगर कभी जम्मू कश्मीर में वहाँ की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करना पड़े, हटाना पड़े, तो वो जो गवर्नर रूल था वो लागू होगा। ये गवर्नर जो कि सदर रियासत थे, इन्हें जम्मू कश्मीर की विधानसभा के द्वारा चुना जाता था, न कि केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता था। और इस तरीके से गवर्नर रूल में जो शक्तियां हैं वो जम्मू कश्मीर के संविधान से ली गई हैं, जबकि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के लिए जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान से लिए गए हैं। और इस तरह से गवर्नर रूल में और प्रेसिडेंट रूल में अंतर होता है, जिसमें कि गवर्नर रूल के तहत वहाँ पर यह प्रयास किया जाता है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग न किया जाए, और ये प्रयास करके देखा जाए कि क्या अन्य दलों से बातचीत करके सरकार बनाई जा सकती है। और इस दौरान वहाँ पर गवर्नर को कुछ वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते हैं, इसलिए उसे गवर्नर रूल कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर के धारा 92 अनुच्छेद 92 के संविधान के प्रावधान से जुड़ी हुई है। 26 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दिया कि आधार कार्ड अब सभी सरकारी योजनाओं और सभी सरकारी लाभ के लिए आवश्यक नहीं होगा। और आधार को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि किन किन कामों के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा और किन कामों में आधार की अनिवार्यता नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह तो स्वीकार किया कि आधार एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि कोई भी सरकारी सेवा का लाभ केवल इसलिए देने से मना नहीं किया जा सकता कि लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है। इसके लिए आपको बता दें कि 2009 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो भारत के सभी नागरिकों का एक बायोमेट्रिक्स स्मार्ट कार्ड आधार कार्ड के रूप में तैयार करके बनाएगा और उसे जारी करेगा। UIDAI के प्रथम अध्यक्ष नंदन नीलकेणी बनाए गए और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि भारत के सारे नागरिकों का एक डेटा बैंक हो, जिसमें उनके बायोमेट्रिक्स हों और जिसमें उनकी पहचान पुख्ता तौर पर साबित की जा सके। इसी पर 2012 में जस्टिस पुट्टास्वामी ने, जो कर्नाटक हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने ये मांग किया था कि आधार को इनकम टैक्स रिटर्न या ऐसे अन्य कामों के लिए अनिवार्य न माना जाए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अंतरिम आदेश दिया और 2016 में इसमें सरकार ने कार्रवाई शुरू की, और जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2018 में 4:1 के आधार पर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और यह व्यवस्था स्पष्ट कर दी है कि आधार कार्ड किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और किन में अब यह अनिवार्य नहीं रह जाए। दोस्तों, लोकली इलीगल फेसबुक के द्वारा जारी किया गया एक नया डायरेक्टिव है, जिसके तहत
भारत में 26 जनवरी और आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ एहतियातन कदम उठाए गए हैं, जिससे कि जो धार्मिक, जातिगत या राष्ट्रीय छवि को खराब करने वाली अगर कोई आप पोस्ट, कमेंट्री, पिक्चर, फोटोग्राफ अपने फेसबुक अकाउंट पर डालते हैं तो उसको फेसबुक लोकली इलीगल मानते हुए अपलोड नहीं होने देगा। इसलिए लोकली इलीगल फेसबुक का एक नया डायरेक्टिव है। इस साल 24 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थापना दिवस यूपी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पिछले साल 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश राज्य का पहला स्थापना दिवस मनाया गया था। राज्यपाल श्री राम नाईक के आग्रह पर सरकार ने यह निर्णय किया कि जिस तरह से अन्य राज्य अपनी स्थापना का दिवस मनाते हैं, उस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी यह कार्य किया जाएगा। और पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी में शहीद पथ पर स्थित अवध शिल्प ग्राम में ये आयोजन का मुख्य समारोह किया गया, जिसे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्वीकार करके पर्यटन और संस्कृति विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया, जिसमें श्री वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। इसी दिन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना, शबरी सॉफ्टवेयर ऐप और एक स्मारिका जारी की। इसी दिन नई ऊर्जा नीति की घोषणा की गई और उन सारे लाभार्थियों को जिन्हें की मुद्रा लोन के तहत व्यवसाय के लिए सहायता दी गई है, चेक बांटे गए। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की व्यवस्था प्रारंभ हुई है और इस वर्ष दूसरा उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाएगा। करंट अफेयर्स के तहत मैं चाहूँगा कि आप एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जिस पर नज़र डालें, और वो है सरोगेसी बिल, सरोगेसी विधेयक। यानी कि ऐसे पति पत्नी जिनकी अपनी कोई संतान नहीं है, वह किराए पर कोख लेकर के यदि बच्चे को जन्म देते हैं तो उस व्यवस्था को सरोगेसी कहते हैं। अभी तक भारत में सरोगेसी से जुड़ा कोई कानून नहीं था, इसलिए उसका बड़ा दुरुपयोग होता था। विदेश से लोग आकर के गरीब भारतीय महिलाओं को सरोगेसी के लिए कुछ पैसे दे करके लोभ लालच में फंसा लेते थे और फिर अपना बच्चा लेकर के चले जाते थे। कई तरीके की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक समस्याएं भी इसमें आती थीं और कई तरीके की विधिक अड़चनें भी थीं कि जो बच्चे को विधिक अधिकार मिलने चाहिए वो कैसे प्राप्त होंगे, और जो एक सरोगेसी मदर है उसके क्या क्या राइट्स होंगे। इसलिए सरकार ने अभी हाल ही में सरोगेसी विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसमें कमर्शियल सरोगेसी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और कोई भी विदेशी दंपति अब भारतीय महिला को सरोगेसी के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। भारत में भी केवल उन्हीं दंपतियों को सरोगेसी कराने का अधिकार होगा जिनकी आयु 25 से 55 वर्ष हो और मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स के द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया हो कि ये माँ बाप बनने में किसी कारण से सक्षम नहीं है। इसके लिए भी यह व्यवस्था है कि सरोगेसी किसी तरीके से किराए या कमर्शियल तौर पर न ली जाए और इसके लिए एक व्यवस्था के तहत काम किया जाएगा। सरोगेसी का कानून अभी भी भारत में अंतिम रूप में है और देखना होगा कि इसमें क्या क्या अन्य व्यवस्थाएं जुड़ती हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का निर्माण किया गया। 1 जनवरी 2018 को असम की राज्य सरकार ने इस एनआरसी का पहला दस्तावेज, पहला प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसमें कि उन लोगों की पहचान की गई थी जो कि असम के मूल निवासी नहीं हैं और इसके लिए 1951 की जनसंख्या आंकड़ों का सहारा लिया गया। 1951 देश की आज़ादी के बाद पहला सेंसस था, पहली जनसंख्या का वर्ष था, जबकि देश की आज़ादी के बाद जनसंख्या के आंकड़े जुटाए गए तो उस जनसंख्या आंकड़े में असम के राज्य के जो मूल निवासी थे उनसे मिलान करके देखा गया कि 2011 तक के जनसंख्या आंकड़ों में जिन परिवार के वंशवृक्ष या जिनके दस्तावेज मौजूद हैं उनको भारत का नागरिक और असम का निवासी माना जाएगा और जो लोग ये दस्तावेज या साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे उनको असम का मूल नागरिक नहीं माना जाएगा और उनकी नागरिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। 2018 में पिछले वर्ष 30 जुलाई को एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट पेश किया गया,
जिसमें लगभग 40 लाख लोग ऐसे पहचान किए गए जिनके पास असम में अपनी नागरिकता और अपने निवास का मूल प्रमाण पत्र साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं थे, और इसलिए ऐसे लोगों पर अब अपनी नागरिकता और असम से बाहर होने का खतरा है, जिसके लिए वहां पर कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों को निर्वासित किया जाए, या जो वास्तव में भारत के नागरिक और असम के निवासी नहीं हैं उनका समायोजन या इस समस्या का समाधान कैसे खोजा जाए। कि अभी संसद में नागरिकता संशोधन के लिए कानून लाया गया और वह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत भी हो गया है, जिसके तहत भारत के जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, यहाँ पर जो उन देशों के रहने वाले अल्पसंख्यक हैं, यानी हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई इत्यादि, वे भारत में नागरिकता की सुविधा ले सकते हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के राज्य विशेषकर असम, मेघालय इत्यादि में इस विधेयक का भारी विरोध हो रहा है। उस विरोध के पीछे कारण ये है कि उनको लगता है कि उनकी जो असमिया भाषा है उसकी जगह पर बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों का दबदबा बढ़ जाएगा और उनकी संख्या कम रह जाएगी। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में, असम में, विशेषकर असम के राज्य में इसका खास विरोध किया जा रहा है। आगे देखेंगे कि उस विरोध के पीछे कारण क्या है और भारत सरकार ने इसमें किस तरीके का एक समाधान निकालने का प्रयास किया है। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में विश्व में मैसेडोनिया एक ऐसा राष्ट्र बन गया है जिसने अपना नामकरण कल परिवर्तन कर लिया और उसके लिए संसद में कानून पारित किया गया। मैसेडोनिया का नाम रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया से अब रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया है। इसके विषय में आप विस्तृत जानकारी के लिए हमारे आगे की स्लाइड्स पर देख सकते हैं कि क्यों इसका नाम बदला गया, उसके पीछे कारण क्या थे और उससे सटे हुए देश स्पेन की इसमें क्या भूमिका रही और किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हुई। देखते रहें वैद ICS लखनऊ यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।